देखने जा रहे हैं हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक, हम लोगों का जैसा कि नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो चुका, डबल कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने देख लिया था अभी जस्ट। अब देखने जा रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या क्या चीज़ें हैं पहले से ही मैंने नोट कर रखा हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो इसके बारे में किसने बताया था? सिजबिक ने। और इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या ये बताना चाहता है, वो चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए एक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है FeCN का होल 6 और उसके ऊपर 4 नेगेटिव। ठीक है, इसमें मुझे आयरन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है वो सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? कॉम्प्लेक्स बन जाने के बाद आयरन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है। अब अगर याद हो आपको, जब स्टार्टिंग मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था वहाँ पे बताया था लिगेंड और मेटल में कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोऑर्डिनेट। मतलब लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है कितना पेयर? एक पेयर भी दे सकता है, एक से ज़्यादा पेयर, वो इसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, ये डोनेट करेगा लिगेंड इलेक्ट्रॉन। और मेटल क्या करता है? मेटल या तो न्यूट्रल फॉर्म में होगा या तो पॉजिटिव फॉर्म में। मतलब या तो मेटल की वैलेंसी 0, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, या तो क्या होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो अगर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मेटल जब भी कॉम्प्लेक्स बनाता है तो M से किस में जाता है? M+N में जाता है, तब लिगेंड उसको इलेक्ट्रॉन देता है। इसका मतलब अगर मैं मेटल का टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूँ? मेटल का मान लीजिए हमने मेटल यहाँ पे आयरन +2 ले लिया। ठीक, तो आयरन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर होता कितना? 26 उतना होगा। उसमें से कुछ निकाल दो। कितना निकाल दिया? 2। क्यों निकाल दिया? क्योंकि उतना वो लूज कर चुका है, +2 में है। प्लस लिगेंड जितना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा हो, लिगेंड है कितना? अभी एक है, 2 × 1। 2 लिगेंड होता अगर मान लो मैं, तो 2 × क्या लिखता मैं? 2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 26 - 2 24, और 24 + 4 28। यही चीज आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। मतलब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमें बता क्या रहा है? जाके ये बताता है कि किसी कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है उसके पास टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। वही चीज क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इट टेल्स, मैं बोल सकता हूं, इट टेल्स अबाउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स। ये हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम का किसमें? किसी कॉम्प्लेक्स में कितना होता है। तो फॉर्मूला अगर आप देखो तो ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस कर दो और प्लस एक लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 2, तो 2 × अब जितने उसके पास डोनर एटम होंगे। डोनर एटम कहने का मतलब मैं क्या लिख दूं? कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि डोनर एटम ही इक्वल था किसके? कोऑर्डिनेशन नंबर के। तो मैंने लिखा EAN = Z - ऑक्सीडेशन स्टेट + 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कौन से टाइप के लिगेंड के लिए वैलिड होता है? सिग्मा डोनर। अगर लिगेंड हमारा पाई डोनेट करने वाला हो, लाइक बेंजीन, ये है, तो इन सब के केस में 2 × जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर है वहां पे हो जाता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अब इसके पास बताओ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? तो आप देखोगे 3 पाई बॉन्ड्स हैं। इसके पास कितने हैं? देखने में लग रहा है 2, लेकिन क्लास 11 का रेजोनेंस याद करो, ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, टोटल कितना पाई बॉन्ड हो जाएगा? 3। यहाँ पे देखने में 1 लग रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, क्लास 11, कितना पाई हो गया? 2 पाई। क्लियर है बात ये? तो अब इन सब कॉम्प्लेक्स में हम लोग सॉल्व करते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल्स के पास। देखते हैं, सबसे पहला लिखा हुआ FeCl का होल 6 माइनस, तो इसके लिए EAN = एटॉमिक नंबर आयरन का कितना होता है? 26 माइनस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 2 आएगी, तो +2 लिख दिया, प्लस 6 × CN कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2। 2 क्यों लिखा?
क्योंकि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है और एक मोनोडेंटेड लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको सॉल्व करोगे तो आप कितना आएगा, 36। सेम यहाँ पे आप सॉल्व करो, EAN की वैल्यू, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 प्लस माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉल्व करोगे तो +3 आएगा, प्लस 6 क्या हो गया, नंबर ऑफ डोनर एटम या कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 6 इंटू अमोनिया मोनोडेंटेड लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, टोटल कितना हो गया ये, सॉल्व करोगे तो आएगा 36। समझ में आ रही बात। सेम आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे आयरन का एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0, क्योंकि CO न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, EAN इज इक्वल टू 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 5, टोटल कितना हो गया, 36। अब एक चीज अगर आप ध्यान दो, ध्यान से देखो तो 36 आ रहा है। और हम लोग अगर अपने बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को याद करें तो हम लोग ये जब बॉन्डिंग पढ़ना स्टार्ट किए थे उस समय रूल था कि प्रत्येक मेटल स्टेबल होने के लिए अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करना चाहता है। तो अगर हम लोग 3D सीरीज में देखें तो नेक्स्ट नोबल गैस जो होती है वो क्या होती है, क्रिप्टन। 4D सीरीज में आने वाली नोबल गैस जो होती है, इन मेटल्स के आगे जो नोबल गैस आएगी दैट इज जेनॉन। 5D सीरीज में देखें तो जो नोबल गैस आएगी वो कौन होगी, रेडॉन। क्रिप्टन एटॉमिक नंबर 36, जेनॉन 54, रेडॉन 86 ये होगा। तो ध्यान से देखो, आयरन, कोबाल्ट और आयरन लिया था मैंने, ये इसी सीरीज में आते हैं, 3D सीरीज में। आयरन, कोबाल्ट, इनके इन कॉम्प्लेक्सेस में इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं, 36 इलेक्ट्रॉन। यही ऑब्जर्व किया था किसने, सेजिबिक ने। उसके बाद ये रूल दिया हुआ था। उस समय सेजिबिक ने ये पाया कि जिन कॉम्प्लेक्सेस में मेटल अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर लेता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर लेता है, वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होते हैं देन अदर कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोला मैंने, वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होते हैं अदर कॉम्प्लेक्सेस के कंपैरिजन में। समझ में आती है बात। इसका मतलब ये हुआ, इन अ कॉम्प्लेक्स एवरी मेटल वांट्स टू गेन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट्स नियरेस्ट नोबल गैस। जैसे उसके नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है वैसा कॉन्फ़िगरेशन वो गेन करना चाहता है। ठीक, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को सेजिबिक ने बता दिया मोर स्टेबल देन अदर कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर है बात ये। ठीक, लेकिन ये रूल्स इनका फेल हो गया, ये रूल इनका फेल हो गया क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी थे जो नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के इलेक्ट्रॉन को एक्वायर नहीं करते थे, फिर भी वे स्टेबल थे, ठीक, यही इनकी लिमिटेशन है। तो इस रूल की लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है, इट इज नॉट वैलिड फॉर ऑल कॉम्प्लेक्सेस। नंबर 2, लिमिटेशन की ही बात कर रहा हूं तो बता दूं वैलिड किसके लिए है, इट इज वैलिड फॉर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। मतलब ये चीज वैलिड किसके लिए है, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ठीक, और किसी कॉम्प्लेक्सेस के लिए वैलिड नहीं है। उसके अलावा ये थ्योरी ना तो आपको ज्योमेट्री बताती थी, इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ये थ्योरी नहीं बताती थी।
उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने चल रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। या मैं बोल दूं बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है वर्नर्स थ्योरी। एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट जिन्हें फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोला जाता है। देन हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म VBT। केमिकल बॉन्डिंग में जो पढ़ा हुआ था उसी से सिमिलर है, बट थोड़ा सा और कुछ है इसमें, गिवन बाय पॉली। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इतनी चीजें शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग बोलते हैं CFT। ठीक, तो सबसे पहले इस ऑर्डर में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वर्नर्स थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कुछ है नहीं, बस इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हुए थे। ठीक, वो ऑब्जर्वेशंस क्या थे, उसी ऑब्जर्वेशंस को हम लोगों को समझना है। एक एक करके मैं उन ऑब्जर्वेशंस को आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज, इन्होंने जो भी कॉम्प्लेक्स को देखा, ठीक, जैसे इन्होंने बोला कि कॉम्प्लेक्स जो भी है उसमें मेटल की दो टाइप की वैलेंसी है। एक है सेकेंडरी वैलेंसी, एक है प्राइमरी वैलेंसी। अब इन दोनों का मतलब क्या है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। एक छोटा सा एग्जांपल आप समझ लो। ये लिखा मैंने CONH3 का ऐसे ले लो, CONH3 का होल 5Cl, इससे ज्यादा समझ में आएगा। इसको आप आयनाइज कराओ। आयनाइज कराते वक्त आप देखते हो ये पार्ट आयनाइज नहीं होगा, तो इसको एज इट इज मैंने लिखा CONH3 का होल 5Cl प्लस Cl माइनस, ऐसा होगा। अब इसमें अगर ध्यान दो आप, तो मेटल दो चीज बता रहा है। एक तो इसका कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, एक इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मतलब दो चीजें बताई जा रही है इस केस में, ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर। यहीं से इन्होंने ले लिया कॉन्सेप्ट दो वैलेंसी का। मेटल के पास प्राइमरी वैलेंसी और मेटल के पास कौन सी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी। ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है दिस रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। पहली चीज क्लियर है सबको, ठीक। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। जो भी चीज ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, अगर मैं बात करूं लिगेंड की, यहां पे देखो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कौन बताता है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। और जो कोऑर्डिनेट बनाते हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के कहां होते हैं, अंदर होते हैं। वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं, ठीक। इट मीन्स इट इज फुलफिल्ड बाय किससे, लिगेंड से। जो चीज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। और लिगेंड्स का मतलब उसके अंदर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो फुलफिल्ड होती है किससे, पॉजिटिव आयन से, नेगेटिव आयन से, नेगेटिव लिगेंड से और किससे, न्यूट्रल से। लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, उन्होंने ये बोला कि प्राइमरी वैलेंसी
satisfied by only negative ions. Primary valency is satisfied by only negative ions. तो अगर ये केवल नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है, इसीलिए ये किस चीज को बताती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड चीज जो आती है, प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है, आयोनाइजेबल होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल, मतलब वो आयोनाइज नहीं होगी। सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइज नहीं होगी। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को थिक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, रिप्रेजेंटेड बाय थिक सॉलिड लाइन। प्राइमरी वैलेंसी क्योंकि आयोनाइजेबल होती है, दैट इज वाई ये नॉन डायरेक्शनल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है, दैट इज वाई नॉन आयोनाइजेबल होती है और डायरेक्शनल होती है। ये नॉन डायरेक्शनल होती है, ये कैसी होती है, डायरेक्शनल होती है। इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर है चीज। अब इंपॉर्टेंट ये बनता है कि जो नेगेटिव आयंस हैं, इसमें भी देखो प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। तो नेगेटिव आयंस जो मीडिएटर का काम कर रहे हैं, वो प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर सकते हैं, और कौन सी वैलेंसी शो कर सकते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स। तो जो सेकेंडरी आयंस एंड नेगेटिव आयंस में सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव आयंस में सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो नेगेटिव आयन हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करते हैं। यही इतना वर्नर ने अपने वर्नर की थ्योरी में बताया हुआ था। पॉइंट वाइज अगर मैं बोलूं, आप देख सकते हो, सबसे पहली चीज, इन अ कॉम्प्लेक्स मेटल शोज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, नंबर 1 प्राइमरी और नंबर 2 सेकेंडरी। अब अगर प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल एंड नॉन डायरेक्शनल एंड represents the, it tells about the oxidation state or represents the oxidation state of metals. Next, it is satisfied by only negative ions, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहेगा। ये आयोनाइजेबल तो होगा ही, और इसको किस लाइन से शो करते हैं, डॉटेड लाइन से। सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो नॉन आयोनाइजेबल होती है, मतलब नॉन डायरेक्शनल होती है, सॉरी डायरेक्शनल होती है, नॉन आयोनाइजेबल एंड डायरेक्शनल इन नेचर। सेकेंड चीज, ये रिप्रेजेंट करता है मेटल के कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर को। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ये अंदर रहेगा। ठीक, और लिगेंड से सेटिस्फाई होगा। लिगेंड में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल हो सकते हैं, और इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो नेगेटिव आयंस होगा, वो जो इन्होंने लास्ट पॉइंट में आपने बोला, वो में सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर सकता है और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है। ये इतनी चीज इन्होंने वर्नर ने अपनी थ्योरी में बोला हुआ था। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि क्या बताया था एग्जैक्टली इन्होंने। अब देखिए, एक कुछ कॉम्प्लेक्स में ले रहा हूं, ये आपकी बुक में भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। उन्होंने इन कॉम्प्लेक्सेस का रिएक्शन AgNO3 एक्सेस के साथ करवाया। तो ऑब्जर्व क्या किया, AgCl मोल प्रेसिपिटेट हुआ, 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुआ, 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुआ। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं सिंपल सा एक रिएक्शन की बात करूं, आपने ये चीज पढ़ा हुआ है, NaCl का रिएक्शन आप AgNO3 से करवाओ, ये बनता है NaNO3 प्लस AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनता
एक कॉमन एग्जांपल है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में बहुत यूज किया जाता है क्लास 9 में। अब आप देखो AgNO3 सॉल्ट है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे NaCl को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ Na+NCl। जब इसको सॉल्यूशन में हम डालते हैं, ये एक्वस फॉर्म में होता है, ये भी किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में, तब ये रिएक्शन होती है। और एक्वस फॉर्म में होता क्या है, Na और Cl एक दूसरे से फ्री होते हैं, Ag और NO3 एक दूसरे से फ्री होते हैं, तब Ag किससे अटैच कर जाता है, Cl से, और Na किससे अटैच कर जाता है, NO3 से। ये मेरा बताने का मोटिव ये है कि अगर Cl माइनस आयंस के फॉर्म में होगा, आयंस मतलब फ्री होगा, देन वो आने वाले कैटायन से कंबाइन हो सकता है। अगर फ्री नहीं होगा तो कंबाइन नहीं होगा। मेरी बात को समझ में आ रही है? अगर एक Cl फ्री है तो एक AgCl मिलेगा। अगर मैं इसको एक्सेस में ले लूँ, 2 Cl फ्री है तो 2 AgCl, क्योंकि Ag तो बहुत सारा रहेगा ही। कितना AgCl बनेगा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, Cl पे। सेम चीज आप यहाँ देखो, अगर मैंने AgNO3 एक्सेस में लिया तो Ag प्लस बहुत ज्यादा अमाउंट में है, और कितना AgCl मिल रहा है, 3। मैक्सिमम Cl 3 सब में है, लेकिन यहाँ पे 3 मोल मिल रहा है, यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे 1 मोल। ये शो कर रहा है यहाँ पे ये जो तीनों Cl हैं ये किस फॉर्म में है, आयनिक। यहाँ पे कितने Cl आयनिक फॉर्म में है, तो यहाँ पे कितने Cl आयनिक फॉर्म में है, 1 पूरी। समझ में आती है बात? इसका मतलब अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स बनाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, CO, तीनों Cl बाहर कर दिया मैंने, बचा कौन, NH3 का होल 6। यहां पे आप देखो क्या करूंगा मैं, इस चीज को बनाते हो, CO कितना Cl बाहर, 2 Cl, तो NH3 होल 5 लिखूंगा मैं, और क्या लिख दिया मैंने, Cl, मतलब एक Cl अंदर होगा। इसमें कितने Cl अंदर होंगे, 2 Cl अंदर होंगे। यही चीज किसने बताया, वर्नर ने। मतलब अगर इस फॉर्म में आपको फॉर्मूला गिवन हो तो आप कैसे बताओगे, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे आप इस चीज को बताओगे। अब यहां से देखो, कई बार ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ आयंस इन COCl3.6NH3, क्या ये बता सकते हो? ये आयंस तभी बता पाओगे, ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म को जब तक एग्जैक्ट वे में रिप्रेजेंट नहीं करोगे तब तक आप नंबर ऑफ आयंस बता नहीं सकते। अब कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप इसको, देखो इसके लिए वो एक रिएक्शन आपको देगा इंडिविजुअली प्रैक्टिकल के फॉर्म में। वो बोलेगा इस कंपाउंड को एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाने पर, ठीक, 3 मोल्स AgCl ऑब्टेन्ड हुए। और जैसे ही उसने 3 मोल बोल दिया, इसका मतलब 3 Cl बाहर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, CONH3 का होल 6 Cl3, ये मिल गया। अब इसको आप आयोनाइज करा सकते हो। वाटर में कितने नंबर ऑफ आयंस देगा ये तीनों Cl अलग होगा, तो क्या मिलने वाला है, CONH3 का होल 6, ये हो गया। Cl सेपरेट हो गया, कितना Cl, 3 नेगेटिव, इस पे कितना प्लस आएगा, 3 प्लस। टोटल आयंस देख लो कितने, एक ये हो गया, 3 ये हो गया, 1 + 3, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 4 नंबर ऑफ आयंस आर देयर। समझ में आती बात है? ये चीज था वर्नर्स थ्योरी, जिसमें ये जनरल चीजें हम लोगों ने पढ़ा। अब एक मैं इसका रिप्रेजेंटेशन आपको बता दे रहा हूँ, कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे आप, ठीक। इस वाले स्ट्रक्चर को ले रहा हूँ, अभी हम लोगों ने ये वाला जो बनाया था इसको देख के बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक। CO ले लो, जितने लिगेंड हैं, ठीक। अगर 6 आते हैं तो ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में, 5 आते हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के फॉर्म में, ऐसे अरेंज कर सकते हो जो आप जानते हो पहले से। अंदर देखो आप इस वाले में कितने हैं, 6 दिख रहा है, तो 6 को अरेंज कर लो। यहाँ पे NH3 रखा, टेट्राहेड ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में, NH3, ये अरेंज कर लिया।
यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, सी। ये सब किस लाइन से जोड़ना है आपको, थिक लाइन से। क्यों, क्योंकि अंदर है सेकेंडरी वैलेंसी शो करेगा। उसके बाद बचा कौन, Cl। 2 Cl बाहर दिख रहा है, 2 Cl को कहीं पे भी लिख लो आप। एक Cl मैंने यहाँ पे दिखा दिया, एक Cl यहाँ पे दिखा दिया, प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहे हैं डॉटेड लाइन। ठीक, अब एक चीज और भी ध्यान रखो, ये जो अंदर वाला Cl है नेगेटिव, ये प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों शो कर रहे हैं उनको डॉटेड लाइन से दिखा, मतलब ये अंदर वाला Cl प्राइमरी वैलेंसी भी शो करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी शो करेगा, बिकॉज ये किस फॉर्म में है, आयोनिक फॉर्म में। समझ में आती बात? इसीलिए मैंने बोला था कि जो निगेटिव आयंस होंगे वो मे सेटिस्फाई बोथ द वैलेंसी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर इन दोनों को आप देखो, ये केवल प्राइमरी शो कर रहा है, लेकिन एक ऐसा निगेटिव है जो अंदर है वो प्राइमरी भी शो करेगा और सेकेंडरी भी शो करेगा। ये इस तरीके ये स्ट्रक्चर इन्होंने बताया हुआ था। ये इतनी इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, वर्नर्स थ्योरी के बारे में। ठीक, क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं वो चीजें हैं, वो आपको नोट्स में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, एक दो छोटी मोटी बातें और मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, जैसे ये कौन सा आयन अंदर होगा, कौन सा आयन बाहर होगा, ये कैसे पता करोगे, और कितने नंबर ऑफ आयन्स मिलेंगे ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिकल की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस। डाटा दे करके भी वो आपसे काम करवा सकता है, मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके। क्वालिटेटिव एनालिसिस में मोस्टली 3 आयन आपको ध्यान रखने हैं। एक तो एक्स माइनस जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, SO4 2 माइनस मिल सकता है आपको। ठीक, एक तो वाटर मिल सकता है आपको, वाटर के फॉर्म में। कहीं पे भी रिएक्शन में वाटर के बारे में बताने के लिए वो क्या करेगा, आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे रखा होगा उसमें। H2SO4 P2O5 ऐसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे रखा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सीखेंगे उस चीज को। SO4 2 माइनस को सॉल्व करने के लिए वो बेरियम +2 का एक्वस सॉल्यूशन देगा कोई ना कोई आप, और व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। X माइनस के लिए आपको बता ही चुका हूं, Ag+ का सॉल्यूशन दे रखा होगा AgNO3, और Agx के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा। क्लोराइड होगा तो AgCl, ब्रोमाइड होगा तो AgBr, आयोडाइड होगा तो AgI के फॉर्म, उस बेसिस पे प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक, अब मान लो एक कॉम्प्लेक्स मैं ले ले रहा हूँ, इसका फॉर्मूला आपको प्रेडिक्ट करना है। प्रेडिक्ट द फॉर्मूला। ये है कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला प्रेडिक्ट करना है। 2 इंफॉर्मेशन दे रहा है वो, एक फॉर्मूला ए बताना है आपको क्या होगा, एक फॉर्मूला बी बताना है आपको क्या होगा। फॉर्मूला बी तब जब इसमें AgNO3 एक्सेस ऐड कर रहा है, येलो PPT मिल रहा है, बेरियम +2 ऐड कर रहा है, और व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है। ऐसा इसने इंफॉर्मेशन दिया। तो ए एंड बी का स्ट्रक्चरल फार्मूला प्रेडिक्ट करना है आपको। यहीं से देख लो, बेरियम +2 डालने पे अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, इसका मतलब SO4 2 माइनस होगा। और SO4 2 माइनस का मतलब क्या है वो भी समझिए। जब भी ऐसा कोई रिएक्शन होगा, मतलब SO4 2 माइनस, वो चीज आयनिक फॉर्म में होगी, वो चीज आयनिक फॉर्म में होगी। आयनिक फॉर्म का मतलब SO4 कहाँ होगा, बाहर होगा। तो क्या लिख सकते हो फॉर्मूला, CO NH3 का होल 5, Br अंदर होगा और बाहर कौन है, SO। ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन इस साइड देखो क्या बोल रहा है, AgNO3 एक्सेस में डालने पे कौन सा प्रेसिपिटेट मिल रहा है,
येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है। इट मीन्स क्या है कि Ag प्लस येलो प्रेसिपिटेट और सिल्वर तब प्रेसिपिटेट होता है जब हैलाइड प्रेजेंट हो। इसका मतलब Br माइनस आयनिक फॉर्म में हो। तो अब Br को बाहर कर दो, बाकी सब चीज़ों को कॉम्प्लेक्स के अंदर कर दो, ये तरीका होता है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ CO-3 का होल 5 SO4 और बाहर कौन आ जाए, Br आ जाए। ये फॉर्मूला B हो गया, वो फॉर्मूला A हो गया। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपका वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी की ड्रॉबैक क्या है या लिमिटेशन क्या है? पहली चीज, ये कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को, सारे कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं करता, मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बताता। ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं करता, मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बताता। ठीक, उनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं, उनके कलर के रीजन को भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था। तो ये थी इनकी ड्रॉबैक्स। इस ड्रॉबैक को अवॉइड करने, इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक, तो अब तक के लिए इतना ही। आप बैलेंस बॉन्ड वर्नर्स थ्योरी तक पढ़िए। और वर्नर्स थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो दो चीजों पे बन सकता है किसी भी एग्जाम में। एक तो वो आपसे प्रेडिक्शन ऑफ फार्मूला करवाएगा, हाउ टू प्रेडिक्ट द फार्मूला यूजिंग द रिएक्शन। तो इसके लिए आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब रिएक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। और इन रिएक्शन की नॉलेज के लिए मैंने आपको एक बात बताई जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि जब भी कभी वो प्रेसिपिटेट बनाएगा किसी चीज को डाल करके, तो आपको बस ये सोचना है कि वो आयन किस आयन का प्रेसिपिटेट बना सकता है। जैसे बेरियम +2 है, तो ये समझ जाओ आप वो किस आयन का प्रेसिपिटेट बनवाएगा, सल्फेट आयन का। या इसके अलावा और भी आयन्स हैं, मैं पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा ऑक्जिलेट भी हो सकते हैं, कार्बोनेट भी हो सकते हैं। ऑक्जिलेट भी मिल सकता है, कार्बोनेट भी मिल सकता है, ये सब चीजें वो दे सकता है, लेकिन इसके लिए अलग अलग प्रेडिक्शन भी देगा। ऐसा नहीं कि बेरियम केवल इनको कराएगा। अगर यहाँ पे आयोडीन होता तब आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती, क्योंकि आयोडीन को भी ये प्रेसिपिटेट करता है बेरियम, लेकिन कलर अलग अलग होता है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में मतलब प्रैक्टिकल के बारे में या कंपाउंड्स के बारे में जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होगी उतना अच्छा ये काम करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इन 3 चीज़ों पे आप फोकस करिए तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो X- SO4 और H2O के बारे में। ठीक, जब भी Ag+ डाला गया और कोई प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो समझ जाओ आप वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, हैलोजन्स हो सकते हैं। अगर इसमें हैलोजन जो फॉर्मूला गिवन है पहले से उसमें हैलोजन होगा तो हैलोजन प्रेसिपिटेट हो रहा होगा। दूसरी चीज, बेरियम +2 डालने पे अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है तो समझ जाओ क्या हो सकता है, सल्फेट। लेकिन ध्यान दो कि इसमें सल्फेट होना चाहिए, अगर सल्फेट नहीं होता तो कुछ और प्रेडिक्शन होती। समझ गए? तो इतने पे आप वर्क करिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।